हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि ये गॉसेस लॉ क्या होता है। देखिए, गॉसेस लॉ का ये स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, देखिए क्लोज सरफेस कहने का मतलब 3D। क्लोज सरफेस कहने का मतलब क्या? 3D। ये क्लोज सरफेस है बाबू, ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं केवल एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू, 2 चार्ज 3 चार्ज भी हो सकता है, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताइए। फ्लक्स कहने का मतलब, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये बात पढ़े हैं कि अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण फील्ड लाइंस क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। तो देखिए, तो ये जो हमारा क्लोज सरफेस है, ये जो क्लोज सरफेस है, क्या इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है ना? तो हम ये बात तो पहले ही जानते हैं कि अगर किसी सरफेस को फील्ड लाइंस में रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस सरफेस से जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस लिंक्ड होगा, हम कह सकते हैं कि उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। हम ये भी बात कर चुके हैं कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसमें अगर एक इस तरह का प्लेन सरफेस रखा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस सरफेस का एरिया जो है डेल्टा एस है, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन या सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कुछ एंगल बन रहा है ना, तो ये जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, या इसी को हम ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ई डॉट डेल्टा एस को हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाए और दोनों के बीच का अगर एंगल पता चल जाए, तो हम इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, कितना फ्लक्स हो रहा है, ये पता हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जनरली जो सीखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो इन्होंने, गॉसेस साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूफ कर दिया है, और उन्होंने फाइनली एक लॉ दिया कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में अगर कोई कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, वो क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वो चार्ज ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे? एप्सिलॉन नॉट से। दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। ठीक है, इसको हम फ्लक्स को, अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस के लिए हम लोग ये बात कर चुके हैं, हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं कि ये फार्मूला हम कब लगाते हैं? ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जब प्लेन सरफेस हो, स्टैंडर्ड बॉडी हो। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस इज नॉट ए प्लेन सरफेस, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक सरफेस इस तरह से रखा हुआ है, ये प्लेन सरफेस नहीं ना है, तो ऐसे सरफेस के थ्रू फ्लक्स, ये जो सरफेस रखा हुआ है इसके थ्रू तो फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, मतलब इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। तो इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? तो ऐसे केसेस में हम पहले एक छोटा सा एरिया कट करते हैं और छोटा एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, और जब छोटा के थ्रू फ्लक्स पता चल जाएगा तो इसको टोटल को इंटीग्रेट करके हम निकाल लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर, लेकिन ये जो सरफेस हम कट किए हैं, ये एरिया वेक्टर सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ मान लो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इस छोटा सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लो, तो सरफेस छोटा सा तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा। तो ई डॉट क्या? डी एस। फिर यहाँ ये वाला सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लो, यहाँ भी डी एस इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, यहाँ निकाल लो, हर जगह निकाल के सबको क्या कर दो? सबका समेशन कर दो। लेकिन इस तरह का जब कैलकुलेशन
हम कैलकुलस में करते हैं तो पहले छोटा सा सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमको तो छोटा के लिए नहीं चाहिए, हमको तो पूरा के लिए चाहिए, आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग करोगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, फाई, और ये हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस। समझे? तो ये हमारा जनरल फार्मूला हुआ बाबू, ये हमारा क्या हुआ, जनरल फार्मूला। लेकिन मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया और उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो वहां भी एक छोटा सा आप एलिमेंट काट दीजिए और उस एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकाल लीजिए। जब एक छोटा सा एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकल जाएगा तो आप उसको इंटीग्रेट करके पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हो। लेकिन जब क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालिएगा ना, तो यहाँ इसमें एक सिंबल आ जाएगा ऐसे, देखिए ये इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल, मतलब ये फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस तरह का सिंबल है ना, मतलब आप क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की बात कर रहे हो। तो देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गॉसेस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये फ्लक्स है ना, लेकिन फ्लक्स किसके थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू। देखो इसी की जगह पे हम फाई लिखे हैं, ये वाला बात क्या है, बराबर है। तो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसमें डिवाइड कर दिए किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो आप उस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू पता कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये था हमारा गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट। कई बार क्वेश्चन मतलब बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस लॉ। तो ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है बाबू, ये स्टेटमेंट 2 नंबर में भी कई बार पूछता है कि स्टेट गॉसेस लॉ, तो आप गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है तो ये वाला, ये इतना दूर तक लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ या प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। ये दोनों दो बात नहीं है, ये दोनों एक ही बात है, गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए हम एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, एक क्लोज सरफेस। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है बाबू, 3D स्फेयर है, ये स्फेयर है, क्लोज सरफेस। ठीक है, अब ये क्लोज सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख देते हैं, एक क्लोज सरफेस है जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना, इसके कारण फ्लक्स, मतलब इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, हम ये पता करना चाहते हैं। तो हम तो ये जानते हैं, लॉ पढ़ चुके हैं कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो जो भी चार्ज उसके अंदर है उसको डिवाइड कर दीजिए कितना से, एप्सिलॉन नॉट से। लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए तो हम लोग ये फार्मूला पढ़ रहे थे, फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, इतना ही बराबर ना होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आता कैसे, हम उसको विजुअलाइज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए अगर ये चार्ज क्यू है और ये मान लीजिए कि इसके ये जो क्लोज सरफेस है, इसके सरफेस पे कोई पॉइंट पी है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज पता चल जाए और दूरी पता चल जाए तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। तो कहने का मतलब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, और सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वैल्यू लिख सकते हैं, ई बराबर के क्यू, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको मतलब ये क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए, क्लोज सरफेस के थ्रू क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं ना, जब इस तरह का कंटिन्यूअस बॉडी होता है तो पहले हम छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं और छोटा सा एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे।
अगर छोटा सा एरिया के थ्रू फ्लक्स अगर आपको पता चल गया तो आप उसको इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स आप निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट हम 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह का हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो आप ये जो क्लोज सरफेस इसका छोटा सा एरिया कंसिडर कीजिए। मान लीजिए कि एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर दिए, छोटा सा एरिया। तो छोटा सा एरिया है तो छोटा सा एरिया को हम क्या से इंडिकेट कर रहे हैं? स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया क्या है जिम के बाबू? ds। ये छोटा सा एरिया इसका है, छोटा चीज को हम इंडिकेट करते हैं डी से। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं। और हम ये बात आपको बता चुके हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन या सरफेस। मतलब एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी के रूप में कंसीडर करते हैं और एरिया वेक्टर जो होता है ना हमेशा सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये इसका एरिया है, ये L है, ये B है। तो एरिया तो हमको पता चल गया, एरिया बराबर L इंटू बी। तो इसका एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में कंसीडर करते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर इस सरफेस के लिए इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बात करें तो ये इधर होगा, इसके लिए इधर होगा। तो यहाँ देखो तो ये वाला जो सरफेस कंसीडर किया है उस पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ एरिया वेक्टर भी तो इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर। समझे? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। आप कहीं भी यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो, तो यहाँ भी कंसीडर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और जैसे कि यहाँ भी आप कंसीडर कर लो, ये चार्ज क्यू है और ये दूरी तो स्फेयर है, तो हर जगह तो रेडियस तो सेम ही होगा ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ भी छोटा एरिया कंसीडर करोगे तो इसका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो हम इस छोटे से सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। देखो बाबू, छोटे से सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना, तो छोटा सा सरफेस है, मतलब छोटा सा एरिया से फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा। तो हम लिख सकते हैं कि डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है। और इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है बाबू? ई और डी एस के बीच का एंगल क्या है? 0। ये 0 ना, 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो ई इंटू डी एस। तो ये हमारा डी फाई का वैल्यू पता चल गया। मतलब छोटा सा सरफेस के थ्रू हमको छोटा सा फ्लक्स का वैल्यू पता चल गया, लेकिन हमको छोटा सा एरिया के थ्रू फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेसेज। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई। और इधर हमारा ई डी एस, और ये क्लोज सरफेस के लिए है ना, ये क्लोज सरफेस के लिए ना, तो इस तरह का हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लक्स किसके थ्रू निकाल रहे हो? क्लोज सरफेस के थ्रू। और देखिए मतलब कहीं भी निकालोगे ना तो देखो चार्ज क्यू और दूरी आर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर, यहाँ भी लोगे तो दूरी आर, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये जो क्लोज सरफेस है इस पे कहीं भी तुम पॉइंट कंसीडर करोगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो इस तरह का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा ना, है ना। तो ये ds, ये ds क्या है बाबू? ये छोटा सा एरिया है, फिर यहाँ एरिया कट करो ds, मतलब ये पूरे क्लोज सरफेस का मतलब ये कोई क्लोज सरफेस है, इसका टोटल एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समझे। और ई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये कट गया क्या? 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समझे। ये हमारा प्रूफ हो गया। और वही सिंपल सा हम कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बात कर रहे थे ना, वही फार्मूला लगाए, लेकिन उन्होंने ये गॉसेस साहब ने ये लॉ दे दिया कि अगर मान लो कि कोई क्लोज सरफेस है तो उतना ये सब छोटा एरिया के थ्रू निकालो, आप इतना ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो उस क्लोज सरफेस में जो भी चार्ज है उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, आपका फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा।
ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। पहले स्टेटमेंट था, ये क्या है, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए कि दो चार्ज हो, एक Q1 है, एक और चार्ज है Q2, और एक चार्ज है क्या, माइनस Q3, सॉरी ये माइनस Q3। तो ये जो हम स्टेटमेंट क्या पर है कि क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी ना, मतलब इस क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, अगर चार्ज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस Q3 अब बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। समझे, ये क्या, ये क्यू इनक्लोज ना है, क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर 10 चार्ज है तो 10 चार्ज ले लीजिए, 2 चार्ज है तो 2 लीजिए, 1 है तो 1। लेकिन क्लोज सरफेस के जो अंदर चार्ज है वो वाला चार्ज कंसीडर करना है। समझे, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, और चार्ज है ना ये क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है बाबू, बाहर रखा हुआ है। समझे, तो क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तो इस चार्ज के कारण फ्लक्स बताओ। तो ये फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, जीरो। क्योंकि गॉसेस लॉ में हम चार्ज वही लेते हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, जीरो, तो जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, उसके क्लोज सरफेस के अगर बाहर चार्ज रखा हुआ है, तो उस बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में एक Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, एक और मान लो कि चार्ज Q4 है, अंदर ही है, प्लस में है, एक चार्ज बाहर है Q5, एक चार्ज Q6 है। अब हमको इस सरफेस के थ्रू, मतलब कुछ सब चार्जेज है ना क्लोज सरफेस के अंदर है, और कुछ क्या है, बाहर है। तब बताइए, तो अंदर वाला क्या है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4 ना, और बाहर वाले चार्ज से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, बाहर जो चार्ज होता है उसके कारण फ्लक्स क्या होता है, जीरो। हमको बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है, हमेशा हमको वही चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर है वो चार्ज को हमको कंसीडर करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके कारण फ्लक्स बताइए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, एक माइनस चार्ज माइनस क्यू हो, एक एंड पे क्या हो, प्लस क्यू हो, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो। क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है ये जीरो है ना, तो इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे, चलिए अगर मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस है, ये मेरे पास एक स्फेयर है, स्फेयर है, स्फेयर, स्फेयर 3D, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन SC वर्मा में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मान लीजिए कि एक हेमी स्फेयर है, हेमी स्फेयर मतलब इसको आधा कट कर दीजिए, आपको, आपके पास एक कैस्को वाला गेंद है, उसको आधा कर दो, आधा, तो ये हेमी स्फेयर हो गया ना, ये हेमी स्फेयर हो गया। यहाँ पर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब बताइए ये जो हेमी स्फेयर है इसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो बाबू, ये जो चार्ज क्यू है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। मतलब देखिए इस फ्लक्स से, मतलब इस सरफेस से क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है ना। तो देखो यहाँ इसके नीचे देखो, तो नीचे कितना है, इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, 3, और ऊपर से भी कितना, 3। तो इधर ये वाला हो गया, मतलब टोटल कितना फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, 3 6
और ये क्या हो गया 2 8। लेकिन अगर मान लो कि इसको आधा कट कर दोगे, आधा कट कर दोगे ऐसे, तो इससे केवल इतना ही फील्ड लाइंस लिंक्ड होगा ना, मतलब फ्लक्स का वैल्यू घट गया। फ्लक्स क्या, किसी सरफेस से जितना ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक्ड होगा फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो अगर आधा कट कर दोगे तो इतना ही सरफेस से ना फील्ड लाइंस लिंक्ड हो रहा है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, है ना। ऊपर जो जा रहा है तो क्या ऊपर सरफेस है तो नहीं ना, इस सरफेस से फील्ड लाइंस लिंक नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर आधा सरफेस है तो इमेजिन करो कि जब ये पूरा होता तब, तो जब पूरा होता तो इसके थ्रू कितना होता, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये आधा हो गया तो सरफेस जब आधा तो फ्लक्स भी आधा, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास क्या है क्यूब, क्यूब बनने के लिए कितना सरफेस होना चाहिए, 6 सरफेस। एक ये क्यूब है बाबू, क्यूब, समझे। मान लो क्यूब है तो सारा साइड क्या होगा, सेम होगा, ये क्यूब है, ठीक है। और इसके सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। अब इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताइए। तो हम लोग सिंपली क्या जानते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस का शेप कैसा हो ये मायने नहीं रखता है, वो स्फेरिकल हो सिलिंड्रिकल हो कैसा भी शेप हो, क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। तो देखो तो ये क्लोज सरफेस इस तरह का हो या इस तरह का, मान लीजिए कि ये क्यूबिकल है सर, ऐसा ऐसा है ना, तो यहाँ क्यू है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्लोज सरफेस है ना, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन एससी वर्मा में दिया हुआ है। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये तो क्यूब था, क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर प्लेन सरफेस है, स्क्वायर प्लेन सरफेस एक ही, ये इस तरह का मेरे पास एक स्क्वायर प्लेन सरफेस है, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है, और ये सेंटर से a/2 हाइट पे रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। देखिए क्यूब कहने का मतलब ये 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर मतलब इसका एक ही सरफेस, ये वाला केवल सरफेस है, ये वाला केवल सरफेस। तो ये वाला ए है, ये वाला ए है, और इससे a/2 है, ये वाला ए है ना, तो a/2 मतलब यहाँ बीच में, लेकिन एक ही सरफेस है। देखिए इस तरह का ये ऐसे तो ये रेक्टेंगल है इसको, लेकिन स्क्वायर आप मानिए, ये एल है और ये एल है, और इससे सॉरी ये ए है, ये ए है, a/2 पे मतलब यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है एक चार्ज क्यू। तो इसके थ्रू फ्लक्स बताइए, इसके थ्रू फ्लक्स बताइए। तो आप देखो अगर ऐसा ही 5 सरफेस और होता, ऐसे जोड़ दो ऐसे, तो ये बन जाता। तो 6 सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमको पता है। वो देखिए यहाँ जो फील्ड लाइंस है निकल रहा है, तो क्या हर सरफेस से फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है ना, ऐसे हर सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, इससे भी 6 सरफेस से भी। तो 6 सरफेस, इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल के ऐड कर दिए तो कितना हो गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो इमेजिन करो कि इसको हमको, मतलब जो हम गॉसेस लॉ लगाते हैं वो गॉसेस लॉ किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो इसको एज्यूम करो एज अ क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस कैसे बनेगा, ये तो प्लेन सरफेस है। तो जैसा अगर ये ऐसा ही 5 और ले ले, एक इधर से, 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 तो 6 सरफेस बंद कर देंगे, इसको चार्ज बीच में आ जाएगा। तो 6 सरफेस के थ्रू अगर 6 सरफेस हो जाएगा, इसमें 5 और सरफेस से घेर दोगे, तो 6 सरफेस के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ना, 6 सरफेस के कारण क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो एक के कारण चाहिए ना, तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इमेजिन करना कि अगर 6 सरफेस होता तब वो क्लोज सरफेस होता, उसके थ्रू फ्लक्स हमको निकालना आता है, तो एक सरफेस के थ्रू कितना हो जाएगा, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉसेस थ्योरम था, गॉसेस लॉ हम बात की, उसका प्रूफ पढ़े, और उससे रिलेटेड कुछ
क्वेश्चन किए, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन।